students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 6 of standard 7, that is physical and chemical changes. The topics that I am going to cover in this chapter are chemical formula, how to write the formula of a compound, chemical change, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, व्हाट आर दीज, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. We will also be studying about what is the meaning of rusting and the separation of solid from its solution. So chemical formula, what exactly is the meaning of chemical formula? chemical formula का मतलब क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. So what do you know about the chemical formula? So you know that the basic unit of a compound, it is a molecule which contains the atoms of the constituent elements. Elements से बने हुए होते हैं. So chemical formula, they are used to describe the types of atoms, कितने टाइप्स के एटम्स है और उनके नंबर्स क्या है एलिमेंट में और कंपाउंड में, ये हमको बताता है. जस्ट फॉर वन एग्जांपल लेट मी टेल यू दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल एच लिखते हैं ना हम हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ओ से. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एच एच, दो एटम अगर हमको लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम एच एच तो लिख नहीं सकते उसको, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, तो हम उसको एच एच तो लिखेंगे नहीं, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस एच एच, ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं. तो इसकी जगह पर हम उसको लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं हम, यानी हम लिखेंगे इसकी जगह पर वी आर गोइंग टू राइट इट एज एच. तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं. तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल. सबस्क्रिप्ट में जब भी आ जाता है देन इट विल बी अ मॉलिक्यूल. अगर मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन में कैसे लिखूंगी, ऑक्सीजन ओ, कैपिटल ओ मैंने लिखना है उसको. मगर मुझे अगर ऐसा बताना है कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, 2 ऑक्सीजन के एटम मतलब नीचे में लिख दूंगी एज 2. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो जाते हैं देन इट विल बिकम वाटर. तो हम उसको लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव, क्या बनेगा वो, वाटर. और वाटर की फॉर्मूला क्या है, H2O. इस तरह से वो बनेगा. तो ये बन गया मेरा केमिकल फॉर्मूला, है ना. तो उसके थोड़े बेसिक यूनिट्स भी होते हैं. ओके चलो, उसके थोड़े केमिकल फॉर्मूला दे आर यूज्ड. ओके, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, तो उसके थोड़े रूल्स है कि हम उसके सिंबल्स कैसे लिखते हैं. तो उसके रूल्स क्या है वो पहले जान लेते हैं. अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो हम कैसे उसको करेंगे, तो उसके थोड़े रूल्स देख लेते हैं. तो हियर आर सम ऑफ द रूल्स. सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट लेटर से लिखा जाता है. When more than one element begin with the same letter, एक से ज़्यादा एलिमेंट जब एक ही लेटर से स्टार्ट होता है तब हम क्या करते हैं, then only one of the element is represented by the first letter. सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम फर्स्ट लेटर से करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट से उसके बाद उसके फर्स्ट 2 लेटर्स आ जाते हैं. तो इस तरह से हमारा बनेगा. एंड द फर्स्ट वन इज ऑलवेज of the upper case and the second one is also always of the lower case. फर्स्ट होता है फर्स्ट लेटर वो हमेशा अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में होता है, और सेकंड जो लेटर होता है वो हमारा छोटा लेटर यानी सेकंड ABCD का होता है, राइट.
तो ऐसे इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दूँ तो बोरॉन है, बेरियम है, बेरिलियम है, बिस्मथ है, ब्रोमाइन है, सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? बी से तो स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। मगर सिर्फ बोरॉन है उसके लिए हमने कैपिटल बी यूज़ किया है। बाकी बेरियम है, बेरिलियम है, बिस्मथ है, ब्रोमाइन है, उसको हम अलग अलग लेटर्स यानी फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिया हमने। बेरियम का बी ए लिखा हमने, बेरिलियम का बी ई लिखा फर्स्ट 2 लेटर्स, बिस्मथ का बी आई लिखा, ब्रोमाइन का बी आर लिखा। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। थोड़े ऐसे सिंबल्स होते हैं ऑफ सम एलिमेंट्स, दे आर डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम्स, लैटिन नेम से थोड़े बने हुए हैं, तो वो भी हम लैटिन नेम्स के, इंग्लिश नेम की जगह पर हम लैटिन नेम्स हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे लैटिन कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, तो हम लिखते हैं उसको Cu। पोटेशियम का होता है कैलियम, तो हम लिखते हैं उसका K। बाकी बहुत सारे ऐसे दिए हैं। एल्यूमिनियम का लैटिन नेम नहीं है, उसके नाम पर से ही हमने एल्यूमिनियम लिया, ए लिया है, कैल्शियम का Ca लिया है, कार्बन का C लिया है, कॉपर का हमने उसके लैटिन नेम क्यूप्रम से Cu लिया है, ऑक्सीजन का O, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोजन का H, आयरन को हमने उसके लैटिन नेम फेरम से लिया है Fe, लेड को अपने लैटिन नेम प्लम्बम से लिया है Pb, नाइट्रोजन को लिया है N, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S और सोडियम का उसका लैटिन नेम नेट्रियम से Na हमने लिया है। इसके अलावा फॉर्मूलाज भी जान लेते हैं। जस्ट लाइक एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, similarly a molecule of an element or a compound is also represented using a formula. For a compound, a formula, it represents symbols of all elements present in the molecule. जितने भी elements है सारे उसमें आ जाते हैं। It also shows the number of atoms of each element present in the molecule of the compound. So how to writing the formula of the compound, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं वो भी मैं आपको आज सिखा देती हूँ। तो उसके स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है? राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड साइड बाय साइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? साइड बाय साइड हम एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो हम लिखेंगे। बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट द नेम्स ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट। एटम्स कितने हैं उस एलिमेंट के वो हम लिखते हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड बिलो द सिंबल। तो अमोनिया, अमोनिया का हमको अगर फाइंड आउट करना है तो अमोनिया में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? राइट साइड बाय साइड। तो चलो साइड बाय साइड N और H हमने लिख दिया। अब नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम्स, नाइट्रोजन के नीचे 1 लिखा, हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा, तो अमोनिया का सिंबल बन गया मेरा NH3। तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूलास यहाँ पर दिए गए हैं और उसके कॉम्पाउंड्स भी दिए गए हैं, कितने नंबर के एटम्स हैं और उसकी फॉर्मूला क्या होगी वो भी हमने बताया है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, फॉर्मूला बना H2O। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, बनेगा हमारा CO2। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, तो सिर्फ CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg1, ऑक्सीजन 1, तो MgO। जिंक ऑक्साइड में जिंक इज 1, ऑक्सीजन इज 1, सो ZnO। शुगर में कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है, तो बन गया C6H12O6। टेबल सॉल्ट नमक NaCl, उसमें सोडियम 1, क्लोरीन 1, बन गया मेरा NaCl। तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। अब फॉर्मूलाज तो हमको लिखना आ गया, वी नो अबाउट हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मूलाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल चेंज क्या होता है करके। द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, it is called as the chemical change. Right? In a chemical change or reaction,
the interacting substances, they are called as elements, and the new substance that is formed, it is called as the product. The chemical change is always a permanent change. We can synthesize the constituting elements from the compound. The common chemical changes that take place around us are burning of the fuel, cooking of food, curdling of milk, digestion of food. ये थोड़े ऐसे उसके एग्जाम्पल्स है. तो मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स थोड़े करके आपको बता के आपको बताऊंगी कि चेंजेस कैसे होते हैं करके. ओके, when two or more substances react in such a way that there is a formation of one or more new substances, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, राइट. और केमिकल रिएक्शन हमारा हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमने वाटर को हमने फ्रीज़र में डाला तो वो आइस बन जाएगा, आइस को हम बाहर रखेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. मगर ये हमारा वापस नहीं हो सकता. अगर हमने पेपर बर्न कर दिया तो हमको पेपर वापस नहीं मिलेगा. खाना हमारा बिगड़ गया तो हमको खाना वो वापस नहीं मिलेगा. खाना डाइजेस्ट हो गया तो वो खाना हमको नहीं मिलेगा. फोटोसिंथेसिस से खाना बना लिया प्लांट्स ने तो फिर नहीं मिलेगा ना. दूध का दही बन गया तो हमको वापस दूध चाहिए तो मिलेगा. फ्रूट्स राइप हो गए, नहीं मुझे अभी राइप फ्रूट नहीं खाना है, मुझे कच्चा आम ही खाना है, तो मिलेगा हमको वापस? नहीं मिलेगा. आयरन रस्ट हो जाता है. तो ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. तो चलो हम देखते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करके. सो यहाँ पर एक एक्टिविटी ऐसा लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिबन एंड एडिंग वाटर टू इट. क्या करेंगे, पहले हम एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसका टिप बहुत अच्छे से हम सैंड पेपर से पहले क्लीन कर देंगे, और फिर हम उसको ये टोंग्स, इसको हम टोंग्स कहते हैं, ये टोंग्स उससे पकड़ा जाता है. टोंग्स की मदद से हमने बर्नर के नीचे अगर हम लाएंगे तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन होगा. We will observe that it burns with the brilliant white light, बहुत ही चमकदार white light से जलेगा, and it will leave behind a powdery ash after burning. The ash obtained is not the same as the magnesium ribbon. जैसे magnesium ribbon है वैसा ही हमको नहीं मिलेगा. Magnesium it has lost its properties and एक नया substance बना जिसको हम magnesium oxide कहते हैं. अब क्या करेंगे हम, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऐश जो है उसको कलेक्ट करके एक बीकर में डालेंगे और उसमें से थोड़ा पानी डालेंगे उसमें और उसको हिलाएंगे. एंड व्हेन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, इफ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द केमिकल नेचर, उसका केमिकल नेचर टेस्ट करेंगे, तो हमको ये ऑब्जर्व हम करेंगे कि रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया और ब्लू लिटमस पेपर में तो कोई चेंज नहीं आया. मतलब क्या, ये हमारा जो ऐश है वो बेसिक नेचर का है. ब्लू से रेड से ब्लू कन्वर्ट हुआ, मतलब ये बेसिक नेचर का है. सो वी इंटरफियर या इन्फ्रेंस दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, it forms magnesium hydroxide, which is a new substance and it is a chemical change. So with this activity we also say that it is a chemical change. मगर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम रिबन जब हम जलाएंगे ना तो बहुत ही हार्मफुल होती है, तो उसको डायरेक्टली आपको देखना नहीं चाहिए. उसको देखने के लिए आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं. और एक एक्टिविटी करते हैं on putting an iron nail in copper sulfate solution. क्या करेंगे, हमने 100 ml वाटर लिया. ओके, ये हमारा 250 ml का ऐसा बीकर है, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया. उसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या उसका दूसरा नाम ब्लू विट्रियल होता है. ओके, तो विल ऐड दैट, उसमें डाला हमने,
तो कौन सा कलर हुआ, ब्लू विट्रॉल, मतलब ब्लू कलर का होता है। फिर हमने उसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़े ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, डाइल्यूट, तो वी विल गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। ऐसा ब्लू कलर का आपका एक सोल्यूशन दिखाई देगा। विल डिवाइड दिस सोल्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और दूसरा जो हमारा बीकर है उसमें अगर हम एक आयरन की नेल अगर हम उसमें पानी में डालते हैं और 30 मिनट्स के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे तो हमको कुछ ऑब्जर्व होगा। We will observe that the blue color of the solution it has changed to green color, or also a brown colored layer it gets deposited on the nail. So you know that copper sulfate, it is blue in color, it changes to green color due to the formation of a new substance. और नया substance बना वो क्या है, आयरन सल्फेट है। और जो ब्राउन डिपॉजिट बना वो किसका बना, वो कॉपर का बना। So a new substance formed is iron sulfate and copper. और एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि केमिकल चेंज क्या होता है। इट इज द एडिंग ऑफ बेकिंग सोडा टू विनेगर। क्या करेंगे, टेक अबाउट नियरली 2 ml of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You will observe that hissing sound produce होगा, ऐसा साउंड सुनाई देगा और बाद में आपको इसमें बबल्स ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे आपको। So pass this gas through freshly prepared lime water. लाइम वाटर से अगर हम ये गैस पास करेंगे तो हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर जो है वो हमारा मिल्की हो जाएगा। ये मिल्की क्यों हुआ? व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, जो एक नया सब्सटेंस है, राइट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है या मिल्की हो जाता है, क्योंकि उसमें और एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो नए सब्सटेंस हमको इस तरह से, मतलब दिस इज अ केमिकल चेंज। और एक एक्टिविटी ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या करेंगे, वी विल टेक अबाउट 5 ml ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। We will put a few zinc granules थोड़े डालें in it and leave it undisturbed for nearly 5 to 10 minutes. और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारा कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना। देखो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, मगर बाद में नेक्स्ट सोल्यूशन में आपको देखो ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? कलर फेड हो गया, कलर लाइट हो गया। क्यों लाइट हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बना है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। एंड यू विल ऑल्सो सी द ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर एट द बॉटम। जिंक ग्रैन्यूल्स when they are added to copper sulfate solution, zinc sulfate is formed, a नया सब्सटेंस। और कॉपर वो भी एक नया सब्सटेंस। तो इस तरह से हम नए नए सब्सटेंसेस हम बना सकते हैं। थोड़े रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, अलग अलग कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शंस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे आर। फर्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, कंबाइन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अभी अभी हमने वो एक्टिविटी की थी ना, क्या बना? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 अलग अलग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मगर बना एक ही कंपाउंड, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 मिलकर एक ही बना, इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो गया। बर्निंग ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स बनकर एक ही एलिमेंट बना ना,
कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके एक ही कंपाउंड बनाता है उसको हम कहते हैं एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, the chemical reaction in which a compound breaks down to two or more simple substances। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, उसको हम कहते हैं एज कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इट रिक्वायर्स एनर्जी विच इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो यहाँ पर दो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग बने ना एक में से। डीकम्पोजिशन, व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर इट गिव्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर गैसियस स्टेट। एक ही सब्सटेंस देखो वाटर, उससे बने दो अलग अलग एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शंस उसको हम कहते हैं एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में उसको लाने के लिए। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। डिस्प्लेस हो जाता है, उसको निकाल के वो वहाँ पर आ जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ऑन रिएक्टिंग जिंक विथ कॉपर सल्फेट। जिंक जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो एक्टिविटी है मैंने आपको अभी करके समझाई थी, तब आपको कॉपर और जिंक सल्फेट मिलता है। जिंक है वो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के वो खुद आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने यहाँ पर कॉपर को हटा दिया और वो यहाँ पर आ गया, तो बन गया ये कॉपर की जगह पर बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर, प्लेस ऑपोजिट हो गई ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा ही दूसरा एक एग्जाम्पल है आपका, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इट रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में से वो आयरन को निकाल देगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो यहाँ पर आयरन सल्फेट एल्यूमिनियम, आयरन को हटा देगा, आयरन बेचारा यहाँ पर अलग हो गया देखो, और बन गया क्या, एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली तो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक रिएक्शन है जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, and leads to the formation of a compound that settles down at the bottom of the solution। जो नीचे सेटल हो जाता है, मिक्स नहीं होता है, वो नीचे ही ऐसे बैठा रहता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं, राइट। द रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विथ पोटेशियम ब्रोमाइड सोल्यूशन leads to the formation of green colored precipitate called silver bromide। सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम ब्रोमाइड, देखो दोनों ने अपनी प्लेस ले, सिल्वर ने पोटेशियम की जगह ले ली और पोटेशियम ने सिल्वर की जगह ले ली, देखो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, पोटेशियम नाइट्राइट, दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर दी और नया एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से सिंबलाइज करते हैं। तो कौन सा प्रेसिपिटेट बना, हमारा यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और सिल्वर ब्रोमाइड है वो हमारा प्रेसिपिटेट है। कैरेक्टर्स थोड़े देख लेते हैं। तो ऑलवेज एनर्जी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसके हिसाब से हम उसको दो टाइप में हम इसको एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो एरो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक उसका ऑपोजिट होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। स्टेट भी चेंज हो जाता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है उसका। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्टेट चेंज हो गया ना। कलर भी चेंज हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एप्पल दिखाई दे रहा है, राइट, ये भी एक एग्जाम्पल ही है। रिएक्शन होता है जब एप्पल को आप काटते हो, या ब्रिंजल होता है ना, ये दोनों ऐसे ही एग्जाम्पल्स है। और एप्पल को कट करते हैं तो ब्रिंजल को कट करते हैं, या पोटैटो को भी हम कट करके रखते हैं ना, तो उसमें ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है। And this change of color is due to the formation of a new substance of the reaction when it reacts with atmospheric air. और भी हमको देखने को मिलता है what release of gas, gas release होती है, gas produce होती है, the product formed may be in the gaseous state. If the reactant are in liquid state, the gaseous product is released in the form of bubbles. जब रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में होता है और प्रोडक्ट जो बनेगा वो गैसियस स्टेट में होता है, तो बबल्स के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। और गैसियस प्रोडक्ट्स को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए उसको अपवर्ड एरो से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनता है, कोई भी नई थिंग प्रोड्यूस होती है जो इनसॉल्यूबल होती है इन द लिक्विड, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस दैट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक क्लोराइड दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ था, जिंक सल्फाइड बना जो इनसॉल्यूबल है इसलिए डाउनवर्ड एरो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। फिर बात करते हैं रस्टिंग के बारे में। यू माइट हैव सीन द रेडिश ब्राउन लेयर ऑन आयरन बोल्ट और आयरन स्क्रू और समथिंग लाइक दैट, which is left in rain or in the open air. This reddish brown layer, it is called as rust, and the process of formation of rust, it is called as rusting. The chemical name of rust, it is iron oxide, which is formed from the reaction of air and water on iron. Oxygen and water, they are the two essential conditions of rusting. रस्ट कब होगा? जब ऑक्सीजन भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा तभी वो रस्ट होता है। एंड इट बिकम्स फास्टर इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एंड सलाइन वाटर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और सलाइन वाटर में बहुत जल्दी रस्ट पकड़ता है। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं एज रस्ट। तो हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं क्योंकि रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से थिंग्स होते हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। तो उसको हम बचा भी सकते हैं, रस्टिंग को हम बचा सकते हैं। तो कैसे बचाएंगे? तो उसको हम आयरन सरफेस से उसको हम कोट कर देंगे विद द लेयर्स ऑफ ऑयल और ग्रीस और पेंट। ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगाएंगे या पेंट लगाएंगे। तो क्या वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हमारे आयरन की थिंग बच सकती है। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इट इज कॉल्ड एज द बैरियर प्रोटेक्शन। और एक मेथड है, वी कैन डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल ऑफ क्रोमियम लगा के या जिंक लगा के भी हम आयरन के सरफेस को हम बचा सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बॉडीज ऑफ वाटर कूलर्स विच आर यूज्ड इन आवर हाउस, इट इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। एवोपरेशन इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द सोल्यूशन। तो एवोपरेशन एक मेथड है। सॉलिड है इज डिजॉल्व्ड इन वाटर
उसको हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। अगर हम कोई भी थिंग को बॉयल करते हैं तो वाटर उसमें से एवोपरेट हो जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा और सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्ट का ये है, राइट, तो ये मेथड भी है। और द टेम्परेचर एट विच द गिवन लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, इट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, डू यू नो दैट? इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। Once the liquid it attains its boiling temperature, temperature stops increasing and it remains constant, right? And evaporation method, it is used to extract the salt from the sea water. Now next method is the crystallization method. Crystallize, जो purest form solid का अगर हमको चाहिए तो उसके थोड़े डेफिनेट शेप्स होते हैं, राइट? तो द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। आपने शुगर देखा है ना, उसका एक ग्रैन्यूल देखा है ना, एकदम छोटा और क्यूब शेप का होता है, और ये जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उसको हम शुगर क्रिस्टल्स कहते हैं। वैसे ही सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं या नमक कहते हैं, उसका भी थोड़ा एक ऐसा शेप होता है, राइट? और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन, उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, राइट? क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड। सॉलिड से इम्प्योरिटीज निकालने में वो हमारी मदद करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये कैसे बनता है करके, तो मैं आपको ये एक्टिविटी समझा देती हूँ। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या करेंगे हम कि वी विल टेक नियरली 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 100 ml बीकर, और उसमें हम 2 से 3 ड्रॉप हम सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे, और उसको बाद में हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे हम उसको। और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, देन वी विल ऐड अ फ्यू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू इट, कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट, और बाद में हम उसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। एंड कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, उसमें डालते रहेंगे, धीरे 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 करके डालते रहेंगे, और तब तक हम डालेंगे जब तक ये जो पाउडर है वो ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं होगा, तब तक हम उसको डालेंगे। और बाद में अगर ये हॉट सोल्यूशन को अगर हम फिल्टर करेंगे और ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तो हमको कुछ ऑब्जर्व होगा। हम ये देख पाएंगे कि क्लीन ब्लू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बीकर के नीचे बन के रह गए हैं करके। एंड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, दिस इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ crystallization. And thus we come to the end of the chapter. This is the end of our chapter, physical and chemical changes. Here are some of the questions for which you are going to write down the answers. So here we complete the chapter. So students, bye bye, have a great day.